और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी को कांग्रेस ने फिर से अपशब्द कहे हैं। खड़गे के बेटे ने पीएम मोदी को गाली दे दी है। प्रियंका खड़गे ने यह कहा है कि पीएम को अपशब्द और साथ ही पीएम मोदी को 92वीं गाली दी गई है। इससे पहले पीएम के तरफ से भी गालियों की संख्या गिनाई जा चुकी है और इस वक्त ये बता रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से अब उसी संख्या में एक और गाली जोड़ दी गई है। तो फिलहाल पीएम मोदी को कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और ये बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे की तरफ से पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। पीएम पर गाली वाली नीति, कांग्रेस की कैसी राजनीति? कांग्रेस की गाली, पीएम का प्रहार। गाली की बोली भरेगी वोट से झोली। कांग्रेस दे गाली, देश पीएम के लिए बजाए ताली। कांग्रेस का अहंकार, पीएम का करे तिरस्कार। कर्नाटक चुनाव में प्रचार का शोर चरम पर है। सभी पार्टियां विजय पताका फहराने के लिए जी जान से जुट गई हैं। वही जुबानी जंग भी तेज है। इसी जुबानी जंग के बीच कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेसी नेता एक बार फिर पीएम को अपशब्द कह रहे हैं। पहले बाप और अब बेटे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की है, जिन्होंने कुछ दिन पहले पीएम मोदी को अपशब्द कहे थे और अब उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने पीएम को लेकर अपशब्द कहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। Congress party is using such filthy language against Honorable Prime Minister continuously. It shows their mentality. When people give the mandate, they are not ready to accept. They have come to know that in Karnataka also, people are going to vote against them and BJP will come back to power. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस की गालियों का अपने अंदाज में जवाब देते हैं। पीएम ने खड़गे की टिप्पणी पर कहा कि उनको कांग्रेस नेता गालियां देते रहते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं की गालियां एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती। पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की गालियों का सिलसिला 2009 से जारी है, जब कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने उन्हें अपशब्द कहे थे। उसके बाद ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। पीएम को गाली देने वालों में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। पीएम मोदी को अब तक 92 बार गालियां दी जा चुकी हैं। हालांकि जब कांग्रेस ने पीएम मोदी को गालियां दी, पीएम के लिए वो वरदान साबित हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वोट की चोट किस पर पड़ती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा जी, बार बार ये सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को मिल क्या रहा है ऐसा करके, क्योंकि अपशब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ नहीं किया जा रहा है, उस पद का भी अपमान बार बार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं और बयानबाजी जो है उसमें कोई मर्यादा नहीं रह रही है। गुजरात चुनाव में भी देखा, गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी यही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान जो दिए गए थे उसमें मर्यादाओं की सीमा लांघ दी गई थी। और फिर उसके बाद जब पवन खेरा की गिरफ्तारी हो रही थी एयरपोर्ट पर, तब भी वहाँ प्रधानमंत्री के विषय में जो शब्द कहे गए थे उस शब्द का कोई मर्यादा में, कोई राजनीतिक मर्यादा में कोई सीमा के बाहर थी वो चीज़ें, और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी भी की थी। और आपने देखा कि राज्यवार जो चुनाव होते हैं उसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। अब फिर से कर्नाटक में चुनावी
जंग चल रही है और उसमें नेता जो हैं अपने बयानों पर अंकुश नहीं रख पा रहे हैं। खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे पहले और उनके बाद उनके बेटे प्रियंक के तरफ से जो प्रधानमंत्री के विषय में टिप्पणी की गई है, जाहिर सी बात है ये राजनीति में मर्यादा की जो सीमा है उसको लांघ देती है। और कम से कम संवाद का जो स्तर है, कांग्रेस खुद कहती है कि संवाद का स्तर हमारे यहाँ ऊंचा रहता, तो उस स्तर को कम से कम रखना चाहिए। और इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री ने कल भी कर्नाटक में ही अपनी भाषण के दौरान टिप्पणी की थी कि 91 बार मुझे गाली दी जा चुकी है, उसकी फेहरिस्त बनाई गई है। उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी उस पर टिप्पणी की थी। तो कुल मिलाकर ये सिलसिला जो है राजनीति में बयानों का ये बदस्तूर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या बयान इसी तरह के दिए जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के विषय में ऐसे संबोधन शोभा देते हैं किसी भी राजनीतिक दल को, और खास तौर पर एक प्रमुख विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष को ऐसे बयान शोभा देते हैं? ये राजनीतिक तौर पर नफे नुकसान की बात अलग हो सकती है, लेकिन भाषा की जो मर्यादा है उसकी सीमाएं तय हैं राजनीति में भी, और उस सीमा को जो भी लांघता है उसे मुंह की खानी पड़ी है, ये इतिहास बताता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो अपने बयानों के जरिए अटैक करने की मूड में है, वो अटैक सेल्फ गोल के तहत नजर आता हुआ दिखता है। सुरभि, यानी कि अमित जी ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, पीएम पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और चुनाव है, तो ऐसे में उन्हें भी समझना चाहिए कि कैसी भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि कम से कम संयमित भाषा होनी चाहिए, मर्यादित भाषा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दल के नेता हैं, वो बात सही है। आप राजनीतिक दल के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, उनकी विचारधारा पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, उनके मैनिफेस्टो पर टिप्पणी कर सकते हैं, वो लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और देश के प्रधानमंत्री का पद जो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, कोई कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम, सीपीआई के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। और उसी के तहत वो विदेश में जब जाते हैं, भारत का झंडा फहराते हैं, संविधान के तहत जो फैसले लेते हैं वो देश का प्रधानमंत्री लेता है, कोई नरेंद्र मोदी के तहत नहीं ली जाती है। तो आप जब भी ऐसी भाषाओं पर अपनी टिप्पणी करते हैं ऐसे पद पर, तो उस पद की गरिमा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ख्याल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके अध्यक्ष 80 साल से ऊपर के हैं और कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें पता है कि भाषाई मर्यादा क्या है, भाषाई मर्यादा की सीमा लांघने का हश्र भी कांग्रेस पार्टी देख चुकी है। तो कुल मिलाकर जो संयमित भाषा होनी चाहिए उसका अभाव दिख रहा है इस चुनाव में भी, जो पूर्ववर्ती चुनाव में भी देखा गया था। सुरभि, बिल्कुल अमित जी, सही कहा आपने। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक एक करके जब गालियों की बात कर ही रहे हैं, तो साल 2009 की बात रही हो, बीके हरिप्रसाद का नाम सामने आया था, या गुलाम नबी आजाद 17 अगस्त 2013 की बात थी, और उसके अलावा बेनी प्रसाद वर्मा का नाम आया था, जयराम रमेश, ऐसे कई तमाम चेहरे थे जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस के दल में शामिल होते हुए आपने भी जिक्र किया वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में, पहले से उनके पास सत्ता भी रही है, वो सत्ता में काबिज भी रहे हैं खुद भी। तो आखिर इस तरीके की गलतियां क्या वो जानबूझकर कर जाते हैं या फिर सिर्फ जुबान ही फिसलती है? सुरभि, देखिए, एक तो बात होती है जानबूझकर गलती करना, दूसरी बात होती है जब आप भाषण दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह के लिमिटेशन है, शब्दों का चयन आप कैसे करते हैं, वो सबसे ज्यादा दिखती है। क्योंकि परिपक्वता वहीं दिखती है आपकी। राजनीतिक तौर पर कोई व्यक्ति अगर परिपक्व है तो वो संयमित भाषा का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, चाहे वो भाषण दे रहा हो। क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी पटरी से हटी, यानी शब्दों का जो उल्लेख किया जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष के विषय में, अगर वो गलत तरीके से हुआ, असंवैधानिक हुआ, अमर्यादित हुआ, तो फिर उसका अर्थ का अनर्थ ही निकलता है। बाद में आप सफाई देते रहे। परसों मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया था, फिर तुरंत उन्होंने सफाई भी दी सांप के बयान पर। आज प्रियंक की तरफ से, जो उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है प्रधानमंत्री के विषय में। तो सफाई देने से कुछ काम नहीं चलेगा, ऐसे बयान और ऐसी भाषाओं पर जो है वो लगाम रखना पड़ेगा, और उस लगाम का अभाव विपक्ष के दलों पर दिखता जा रहा है। हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री जिस तरह से रोड शो और तमाम चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता हो, उससे कांग्रेस को कहीं ये लगता हो कि ये पिच जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ना चली जाए, तो कहीं उसको रोकने का दूसरा जो तरीका है वो हार्ड लैंग्वेज हो सकता है। और हार्ड लैंग्वेज और हार्श लैंग्वेज में फर्क होता है, जिस फर्क को राजनेताओं को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है आपने, आप बने रहिएगा अमित जी हमारे साथ, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो एक बार अपने दर्शकों तक ये खबर भी पहुंचा देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आपको पहले वो सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक मानसिक दिवालीपन से पार्टी गुजर रही है। इनके वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, माफ़ी कभी मांगी नहीं,
ये उनका अदम्य दिखाता है, ये उनका अहम दिखाता है। एक तो गलती करना और उसके बाद इस तरीके की भाषा बोलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो दूसरे नेता हैं वह अपने सीनियर यानी आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और जेपी नड्डा के इस बयान के बाद आपको सुनवाते हैं कि जनता का इस मुद्दे पर आखिर क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। तो शुरुआत करते हैं और जनता से ही हम जानते हैं उनकी राय कि उनका क्या सोचना है। और जिस तरीके से कर्नाटक का क्योंकि चुनाव है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पे हमलावर तो है ही, लेकिन बात करते हैं यहाँ के लोगों से भी। सर, क्या कहना है आपका? मैम एक्चुअल में बात करूँ जो पॉलिटिकल पार्टी है, सबका मेन तो मुद्दा ये है कि भाई सीट हमारी आना चाहिए। ठीक है ना, चाहे मैं खड़गे साहब की बात करूँ चाहे अपनी मोदी जी की बात करूँ। खड़गे साहब ये कहते हैं कि ये तो साफ है ना। मोदी जी ये कहते हैं कि शंकर भगवान के गले में सांप लटके रहते हैं, है ना। तो कहने मतलब है किस बात को किस रूप में चेंज करना है और कितना जनता के लिए मतलब अच्छा हो सके, ये मतलब मोदी जी को पूरा पता है। और खास जिस तरह से मैंने केंद्र काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको लगता है कर्नाटक में बीजेपी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल राइट है, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। काम के ऊपर जनता को वोट देनी चाहिए। बीजेपी आएगी। कर्नाटक का रण है, कांग्रेस लगातार यहाँ पे प्रधानमंत्री पर आरोप भी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर हमला बोल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमला कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ही आएगी इस बार। भी लगता है कि मोदी ही जीतेंगे क्योंकि उन्होंने काम भी करा है और जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो आज तक किसी नेता ने नहीं करा, जैसे कि आर्टिकल 370 था वो उन्होंने करा, फिर 3 तलाक पे उन्होंने बात की। बहुत ऐसे काम किया है जो किसी ने नहीं करा। नोटबंदी भी बंद किया, बहुत ऐसे काम है। तो मुझे लगता है बीजेपी को ही होना चाहिए। हमारी सरकार आएगी? नहीं, हमें नहीं चाहिए कांग्रेस, महाचौर कांग्रेस नहीं चाहिए कांग्रेस। आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्यों? बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। विकास हो रहा है। कांग्रेस बोल रही है कि ये तो भ्रष्टाचार वाली पार्टी। वो कभी नहीं आएगा कांग्रेस। बोलने से क्या होता है? भैया काम हो रहा है? काम तो हो रहा है मैम, यूपी में काम हो रहा है। काम तो बहुत अच्छा है मैम। अच्छा है, खुश है बीजेपी के? बहुत खुश है। प्रधानमंत्री को सांप कहा गया, कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचार पार्टी, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। नहीं, गलत है मैम। गलत है। महिलाओं के हित को लेकर भी बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर भी बीजेपी काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि काम महिलाओं को लेकर? पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, आज लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? मैम पहले से आज बेटर है क्योंकि आज अभी जो है महिलाएं बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही हैं पहले से ज्यादा। अब आपको यहाँ पे डर वगैरह? नहीं, मुझे डर नहीं लगता मैम। नहीं लगता? नहीं, हाँ सेफ फील करती हूँ मैम। ये गवर्नमेंट ही है जो इतना अच्छा एक्शन ले रही है और मुझे ये लग रहा है कि जनता ये चीज समझ रही है कि भाई सही और गलत के पीछे भाग रहे, तो जनता भी जानते हैं कि भाई अगर ये अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके पीछे जा रहा है। आपको लग रहा है सरकार आप पब्लिक के लिए काम कर रही है? कर रहा है मैम, कर रहा है, बहुत कर रहा है। ऐसा सरकार नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार नहीं मिलेगा। हर जगह में बढ़िया काम कर रहा है। और एक बार फिर से कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी के पास आपको ले चलते हैं और उनसे जरा समझते हैं कि आखिर जो बार बार गालियों का ताना बुना बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, चाहे वरिष्ठ नेता हो चाहे किसी वरिष्ठ नेता के पुत्र ही क्यों ना हो, ऐसे में जो ये सिलसिला लगातार चल रहा है अमित जी, सवाल यही है कि समझ की कमी तो नजर नहीं आती है इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं में या उनके बच्चों में। आखिर इतनी बड़ी पद पर वो भी तो कायम है, वो भी लंबे समय से सत्ता का हिस्सा रहे हैं, तो आखिर ये चूक क्यों हो जाती? क्या ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो भाषाई सीमा होती है उस सीमा को वो समझ नहीं पा रहे हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस को ये लगता है कि अब अटैक का जो रूप है वो ये रूप ही ठीक लगता है। क्योंकि कल परसों देखें आप, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बात कही गई, बाद में सफाई दी जाती है। आज प्रियंक खड़गे कहते हैं कई अभी 7 दिन और बचे हैं सुरभि, अभी 10 तारीख को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और 8 तारीख की शाम में वो प्रक्रिया जो है चुनाव प्रचार की वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज 1 तारीख ख़त्म होने वाला है। तो अब ये जो 7 दिन बचे हैं इसमें ये देखना पड़ेगा कि कितने तरीके के शब्दबान चलते हैं और वो शब्दबान क्या ख़ास तौर पर बिलो द बेल्ट होते हैं, यानी सबसे बड़ी बात जो है कि क्या भाषाई मर्यादा को ध्यान में रखा जाता है या उसका
उल्लंघन किया जाता है। 2 उल्लंघन हो चुके हैं, उस पर जवाब आ चुका है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी रिएक्शन सुन रही थी, प्रधानमंत्री कल बोल चुके हैं इस विषय पर। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें बदस्तूर जारी रहने की कोशिश, गुंजाइश तो राजनीति में दिखती नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 2 चीजें कही गई हैं वो उसके लिए खुद खेद व्यक्त करेंगे, पार्टी खेद व्यक्त करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी ऐसा करने से पार्टी के वोट बैंक में कोई नफा होने वाला है, कोई उसमें उछाल आने वाला है। लेकिन अमित जी सवाल तो वही हो जाता है ना कि आखिर जब बार बार कांग्रेस को इस बात की समझ है कि उन्हें माफी मांगनी पड़ जाती है या तो सफाई पेश करनी पड़ जाती है, अगर आपके किसी बयान पर आप ही को सफाई पेश करनी पड़ जाए, आपको इसका मतलब ये पता है कि आप गलत बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में पहले ही सोचा समझा क्यों नहीं जाता है? सुरभि, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, भाषाई मर्यादा क्या होती है, उस चीज का जो है अभाव है। जहां तक समझाने की कोशिश है, अपनी भाषा की शैली और उसकी जो संयमित उसका तरीका होता है वो नेता अपने भाषणों में रखना चाहते हैं, लेकिन वो जो डिरेलमेंट होता है, यानी आप जब गाड़ी चल रही है और पटरी से गाड़ी उतरती है तो एक्सीडेंट होता है, ये वही भाषण है, वही मर्यादा का उल्लंघन है, भाषाई मर्यादा का, जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है। यानी पटरी से जैसे ही आप हटे, दुर्घटना घट गई। तो ये दुर्घटना जो है उनकी समझ में तब आता है जब दुर्घटना हो जाती है। वो भाषणों में धारा प्रवाह बोल तो रहे हैं, धारा प्रवाह बोलने के क्रम में जो जोश है वो होश खो बैठता है, और वो होश जब खो बैठता है तो हाथ खाली हो जाता है। यानी जिस तरह के चुनावी परिणाम आने चाहिए, अगर इन भाषणों का जिक्र किया जाए तो ऐसे भाषण के बाद तो कांग्रेस के हर राज्य में विजय होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और लोगों की, भारतीय जनमानस की एक सबसे बड़ी उपलब्धता है, जो यहाँ के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है, कि वो भाषाई मर्यादा और उस चीज को समझते हैं कि अगर एक पद है, उसकी गरिमा है, तो उस गरिमा को कैसे बरकरार रखा जाए। व्यक्ति कोई हो सकता है, पद और उसकी गरिमा अलग होती है सुरभि, और इस चीज का जो अभाव है वो कांग्रेस पार्टी के बयानों में, उनकी टिप्पणियों में, उनके भाषणों में दिखता है, और ये बदस्तूर दिखता जा रहा है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। पार्टी इसको कब सीखेगी, क्योंकि जैसे ही वो बोलती है तुरंत भारतीय जनता पार्टी का बयान उस पर आता है, और जनमानस को यह लगता है कि शायद ये गलत है। उस गलत को सही करने के क्रम में कांग्रेस लगी रहती है, लेकिन वो सही होता नहीं, और बदस्तूर ये क्रिया चल रही है। शायद इसीलिए इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है, और खासतौर से कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल अमित जी, और क्योंकि आपने जनता का भी जिक्र किया, आखिर बार बार पार्टियां डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन डैमेज होने के बाद कितना कंट्रोल होता है ये देखने वाली बात होती है। आपने जनता का जिक्र किया, तो जरा हम क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में खुद कांग्रेस अपने ही वोट पर चोट करने का काम कर रही है, इस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए? ये एक हमारी टिप्पणी हो सकती है कि वोट को, अपने ही वोट पर एक तरीके से अटैक कर रही है, लेकिन ये चुनाव परिणाम बताएंगे। अगर कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतती है, तब तो लगेगा कि हाँ, इस तरह की भाषा और उस तरह पर जो खेद जताया गया उसमें कहीं कोई भाव नहीं रहा और वो पैचअप हो गया। लेकिन अगर फिर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल जाती है तो कांग्रेस को ये सीखना पड़ेगा कि भाषाई जो मर्यादा है उसका ख्याल चुनाव में खासतौर पर कैसे रखा जाए, वो भी शीर्षस्थ नेतृत्व को कैसे इसका ख्याल रखना है। ये पहले ये प्रकरण हुआ था, आपने देखा, मैंने जिक्र किया उसका, कि जब मेघालय की रैली में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये कहते हैं मोदी तेरी खबर खुदेगी और देश कहता है और कमल खिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने वो चीज बहुत साफगोई से अपने अंदाज से रख दिया था। उसके बाद अगर इस तरह के बयान बदस्तूर आते हैं तो या तो कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि कहीं इसी बयान से उन्हें एक लंबी पारी खेलने का मौका ना मिल जाए, और अगर फिर कर्नाटक का रन वो हार जाते हैं सुरभि, जो 13 तारीख को पता चलेगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि क्या इस तरह की जो भाषा शैली है और इस तरह का जो अटैक है वो राजनीति में क्षम्य है, क्या राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई स्थान है। ठीक है अमित जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, क्योंकि हम भी लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बार बार निशाना साधा जा रहा है, और निशाना ही नहीं साधा जा रहा बल्कि अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग, इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी किया जा रहा है, उस पद का अपमान भी किया जा रहा है। तो ऐसे में वोट की चोट से कहा जा सकता है, कितना सही होगा इसे ये कहना या गलत है? मैं अभी बेंगलोर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैंने कई लोगों से बात करी। सुरभि, ये जो चुनाव है ना, ये अलग तरीके से मुड़ चुका है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ कर्नाटक दोबारा जीतकर एक परसेप्शन की लड़ाई जीतना चाहती है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तमाम लड़ाई है, बल्कि 2024 के मद्देनज़र
कर्नाटक की 25 सीटें और साथ में पूरा जो मिशन है साउथ का उसमें 129 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लड़ाई केवल चुनाव से बहुत आगे की लड़ाई है, अस्तित्व की है, 2024 की है, नरेंद्र मोदी के चेहरे की है, लोकसभा के सीटों की है। अब बात आपने की गालियों की, तो यहाँ पर जनता बहुत स्मार्ट है, क्योंकि मैंने सुबह से करीबन अलग अलग जो जिसे बोल सकते हैं चंग्स, जाति, हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग वर्ग में जाके अलग अलग लोगों से बात की है। तो वहाँ का परसेप्शन कुछ और है। ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज भी यहाँ के लोकल लीडर सिद्धारमैया हो या कोई और, उनसे बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब रैली करते हैं या आते हैं तो यहाँ पर एक फिल्म स्टार वाली फीलिंग होती है। लेकिन इसके इतर अब जो इनका इंटरनल सर्वे है कांग्रेस का, वो बहुत ज़्यादा उससे कॉन्फिडेंट है। वो ये मान रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, चाहे फिर विकास की योजनाएं हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हो, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जहां तक सवाल गाली का आता है तो ये बात तो साफ है कि जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को गाली दी है तब तब नरेंद्र मोदी को फायदा मिला है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल प्रियंका गांधी ने क्राई पीएम और पे सीएम करके एक कैंपेन जो है कांग्रेस ने लॉन्च किया है। अब उसका मतलब क्या है? प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद रोने आते हैं या फिर आपकी परेशानियों को सुनने आते हैं। आज अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने भी काउंटर किया। उन्होंने कहा कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, अडवाणी हो, अगर उस दौर की बात करें तो अब तक गांधी परिवार पे कई गालियां आई हैं, लेकिन मानहानि का केस नहीं किया गया है। तो कांग्रेस अपनी अलग लड़ाई लड़ रही है। जैसा अभी अमित मिश्रा जी ने कहा कि ये बात सही है कि जब जब प्रधानमंत्री को गाली पड़ी है तब तब प्रधानमंत्री का ग्राफ और बढ़ा है। तो यहाँ पर कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात साफ है, यहाँ पर ये जो सांप्रदायिक जो इम्प्रेशन हम मानते हैं वो दिख नहीं रहा, क्योंकि कोई भी लिंगायत हो, वोकालिंगा हो, वो खुद को हिंदू बताने से पहले वो खुद को लिंगायत बताता है, खुद को वोकालिंगा बताता है। तो यहाँ पर यही वजह है कि अगर बड़े नेताओं की बात करें, सूर्या की बात करें, तो फिलहाल उनका जो मोमेंट है उसे कम कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वाला मुद्दा उनसे उठा। और जबकि यहाँ के सीनियर नेता हैं, एमपी भी हैं सूर्या, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको साइडलाइन किया। पूरा का पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी बनाम लीडरशिप जो हो गई है कांग्रेस की, उस पर पहले राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की इतनी ज़्यादा रैलियां नहीं होनी थी, लेकिन आपने सडनली देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियां बढ़ा दी गई, दौरे बढ़ा दिए गए हैं। वहीं अशोक गहलोत जब आप आज आए तो उन्होंने केवल खुद की विकास की बात, गारंटी की बात, राजस्थान मॉडल को यहाँ लागू कराने की बात। लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि आपसी जो इनकी खींचतान है कांग्रेस की, जिससे उसे अलग अलग राज्यों में जो है नुकसान पहुंचा है, वो बीजेपी को फायदा देगी। यानी कि मैंने सारी बातें कही सुरभि, लेकिन लब्बो लुबाब ये है कि कांटे की टक्कर है। और अब जो अगले 8 दिन है या 7 दिन है उसमें बीजेपी और कांग्रेस खुद को कितना गेंद दिला पाती है, लिंगायत वोकालिंगा को कैसे अपनी तरफ ला पाती है, ये तमाम बहुत ज़्यादा ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों की जीत और हार तय करेंगे। और फिर जो दूसरी पार्टी है जिसके साथ पहले भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जो है सरकार बनाई थी और उसके बाद तमाम समीकरण हुए, वो क्या करती है, क्योंकि जो साउथ मैसूर वाला इलाका है वो पूरा का पूरा बीजेपी मेहनत बहुत की है, लेकिन अभी भी वो वोट कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट बात यह है कि बीजेपी मेहनत करने वाली पार्टी है, मेहनत करती आई है और बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव केवल विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये उसका साउथ का द्वार है, तेलंगाना की एंट्री है और 2024 की सीटें हैं। लड़ाई कांटे की जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि अभी लड़ाई कांटे की टक्कर की है अगले 7 दिन में। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल का वोटर स्मार्ट है, अपनी मन की बात बताता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है, पहले भी वो 2 दिन आके गए, आगामी दिनों में वो आ रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि कांग्रेस की देखने वाली बात यही आती थी कि एक और कांग्रेस ये कोशिश तो कर रही है कि उस छवि को कैसे खराब किया जा सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं
कहीं अपने वोट पर चोट करने का काम जरूर करती हुई नजर आ रही है और खेल बिगड़ सकता है कांग्रेस का इन भाषाओं, अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करते हुए। और यह कहा जा सकता है कि बेहद ही सादगी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार पलटवार तो कर जाते हैं और जनता भी उनके मन को भाप पाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जनता किसको चुन करके सत्ता में लाती है और ये गाली गलौज का खेल आखिर सियासी स्तर में किस तरीके से और आगे बढ़ता चला जाएगा और इस पर वार पलटवार अभी और कितना देखने को मिलेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।